दोस्तों सभी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे इस घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट 5 जुलाई सीटेट वर्ग 3 और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है आपको। निम्न में से किसने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, माने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ओडम, आर मिश्रा, टेंसले या रेटन ने। तो दोस्तों किसने किया था, इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था वो रेटन ने किया था। जबकि पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक हैं वो हैं आर मिश्रा, मतलब रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। जबकि एजी जो टेंसले हैं इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, इकोटोन है प्रदूषित क्षेत्र, किसी झील का तल या दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल या एक समुदाय के विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों इकोटोन जो है वो दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल है, सम्मिश्रण का क्षेत्र है, जहाँ पर दो समुदाय आपस में मिलते हैं, वह क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। छाया में उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं कहलाते हैं हीलियोफाइट्स कहलाते हैं, या हेलोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स या सियोफिलस। तो जो छाया में उगने वाले हैं वो हीलियोफाइट्स कहलाते हैं, और जो लवण युक्त मृदा में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस के कारण मिट्टी में बढ़ती है। मृदा में ह्यूमस अगर बढ़े, नमी अगर बढ़े तो क्या बढ़ता है, जल क्षमता बढ़ेगी, बातन क्षमता बढ़ेगी, सरंध्रता बढ़ेगी, या ये सभी बढ़ेंगे। तो दोस्तों मृदा में जब भी ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो उससे जल की क्षमता, जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो वातायन एरिएशन है वो भी बढ़ जाएगा, छोटे छोटे छिद्र भी उसमें हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जल का जड़ों द्वारा अवशोषण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पौधों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, क्या वो गुरुत्वीय जल का होता है, आर्द्रता जल का, क्रिस्टलीय जल का, या केशिका जल का। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा केशिका जल या कैपिलरी वाटर। जो जल मृदा के सूक्ष्म कणों के अंदर रहता है उसको केशिका जल कहते हैं, और जड़ों द्वारा इसी जल का अवशोषण किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सहभोजी संबंध है। निम्न में से सहभोजी संबंध है तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, लाइकेन, माइकोराइजा, कंठलताओं का पादपों पर चढ़ना, या उपयुक्त सभी। तो निम्न में से सहभोजी क्या कहलाता है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ होता है न हानि, तब उसको सहभोजी कहते हैं। तो जो लाइकेन है इसमें कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है जिसे सहोपकारिता कहते हैं। माइकोराइजा में भी उच्च श्रेणी के पौधे और कवकों के मध्य सहजीवता संबंध है।
तो सहभोजी का जो संबंध होगा वो होगा कंठलताओं का पादपों पर चढ़ना। तो इसमें जो कंठलताएं होती हैं पौधों के ऊपर चढ़ जाती हैं और इसमें कंठलताओं को लाभ होता है, आरोहण में सहायता मिल जाती है, जबकि दूसरे पौधे को ना लाभ होता है ना हानि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पादप जलोद्भिद नहीं है, माने हाइड्रोफाइट नहीं है। वे पौधे जो जल में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद पौधे कहते हैं या जलीय पौधे कहते हैं। तो हाइड्ला जलीय पौधा है, बेलेसनेरिया ये भी जलीय पौधा है, टाइफा सिंघाड़ा ये भी जलीय पौधा है, घी कुंवार माने गमार पट्टा ये जो रहेगा ये मृदोद्भिद या मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत आता है। तो ये जलोद्भिद पौधा नहीं है, ये जीरोफाइट पौधा है। तो राइट ऑप्शन जो उसका होगा डी रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं भारत में वो किन जगहों में मिलेंगी? गुजरात में, राजस्थान, दिल्ली या बंगाल के सुंदरबन में। तो मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं वो मिलेंगी सुंदरबन के डेल्टा में। इससे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो गंगा का डेल्टा है सुंदरबन में, तो बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर गंगा नदी के मुहाने पर जब बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है तो वहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। इनमें कौन से पौधे उगते हैं? तो इसमें ध्यान रखना है आपको राइजोफोरा। जो राइजोफोरा हैं ये मैंग्रोव वनस्पतियां कहलाती हैं, मैंग्रोव पौधे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा मैंग्रोव वनस्पति है। तो ऑप्शन अगर राइजोफोरा मिले तो आपको तुरंत लगा देना है। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन बनता है श्वसन जड़ें किसमें मिलती हैं? श्वसन मूल जिसे हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। न्यूमेटोफोर श्वसन मूल किसमें होती हैं? ये भी श्वसन मूल इसी में पाई जाती हैं। किस चीज़ के द्वारा? चूँकि दलदल होता है ऐसे स्थानों पर, इसलिए जो जड़ें होती हैं श्वसन करने के लिए भूमि से ऊपर निकल आती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो इनमें छिद्र होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि किससे श्वसन करेंगी? वात रंध्र से। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जरायुज अंकुरण या विविपेरस अंकुरण इसमें पाया जाता है। इन पौधों में जो विशेष प्रकार का अंकुरण होता है जरायुज या पित्रस्थ अंकुरण, वो भी मैंग्रोव वनस्पतियों में ही पाया जाता है। तो 4 प्रश्न आपके इससे बनते हैं। आपको ये चारों प्रश्न बिल्कुल याद रखना है, ये आपके पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो डायरेक्ट पौधों को या उत्पादकों को ग्रहण करते हैं। तो क्या सर्प है, मेंढक, चूहा, बाज? तो इन चारों में से जो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है वो है चूहा, क्योंकि चूहा फल है, अनाज है, रोटी है, इनको ग्रहण करता है, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, शाकाहारी के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो क्या कह रहा है? सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिक तंत्र है तालाब, समुद्र, वन या चट्टान। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है जो वो रहेगी वन में। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादप कीट, एक खाद्य श्रृंखला आपको दी गई है। पादप को कीट ग्रहण कर रहे हैं, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प। इसमें प्रथम पोषक पादप, द्वितीय पोषक कीट, तृतीय पोषण स्तर बनाएंगे मेंढक और चौथा बनाएंगे सर्प। तो 4 दिए गए हैं। इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो मेंढक को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो आपने पढ़ा होगा लिंडमान का नियम, लिंडमान का 10% का नियम। उन्होंने कहा था प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर पर
10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो चूँकि पादप के पास 100 है तो इसका 10% अर्थात 10 किलो कैलोरी कीट के पास आएगी, इसका 10 अर्थात 1 किलो कैलोरी मेंढक के पास आएगी, और इसका 10 मतलब 0.1 किलो कैलोरी सर्प के पास आएगी। तो किसकी पूछी गई है? मेंढक में कितनी आएगी? तो 1 किलो कैलोरी आएगी। अगर पूछा जाता कीट में कितनी आएगी तो 10 किलो कैलोरी, पूछा जाता सर्प में कितनी आएगी तो 0.1, क्योंकि आपको लिंडमान का 10% का नियम याद रखना है। तो ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न था। 10% के नियम के अनुसार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, खाली चट्टानों में जल की कमी में होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? अनुक्रमण मतलब वहाँ पर कोई वनस्पति आकर निवास करने लगी उस स्थान पर, तो उसको सक्सेशन कहते हैं। होल्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अनुक्रमण या सक्सेशन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो खाली चट्टानों में जल की कमी हो रही माने जीरो शियर, यहाँ पर जीरो शियर हो जाएगा। जल क्रमक इसको बोलेंगे मरुक्रमक या लिथोस्फीयर, सेल क्रमक भी कह सकते हैं। और हाइड्रोशियर माना होता है जल क्रमक। जल में जब जल समाप्त हो जाए वहाँ पर नई नई वनस्पतियाँ उगाएं, स्थल का निर्माण हो जाए, तब उसको हाइड्रोशियर कहते हैं। और जब चट्टानों पर पेड़ पौधे उगाएं खाली चट्टानों पर जल की कमी होने पर, तो उसको जीरोशियर कहते हैं। और लिथो भी इसके अंतर्गत आएगा। बालू क्रमक और सेल क्रमक लिथोस्फीयर इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसका जो ऑप्शन ए और बी होगा वो सही होगा। मतलब लिथोस्फीयर और जीरोस्फीयर दोनों बोल सकते हैं खाली चट्टानों पर अनुक्रमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय संकटग्रस्त नहीं है? तो लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नीलगाय या भारतीय बब्बर शेर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से संकटग्रस्त कौन नहीं है? तो जो नीलगाय है सी ऑप्शन वो संकटग्रस्त नहीं है, जिसे हम रोज भी कहते हैं। जबकि लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर ये संकटग्रस्त हैं। इनको रेड डाटा बुक में नामांकित किया जाता है। इनका IUCN ने जो रेड डाटा बुक है वो प्रतिपादित की थी। इसमें लाल अक्षरों में जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनके नाम लिख लिए जाते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। अगर संरक्षण से उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसे रेड डाटा बुक में से हटा दिया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN का पूरा नाम है। और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1972 में प्रारंभ की गई। 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1971 में। तो जो बाघ परियोजना एक क्वेश्चन एक बार टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा 1973 एक महत्वपूर्ण है कि जो चिपको आंदोलन है वो भी 1973 में ही चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। बाघ परियोजना आपको याद रखना है 1973, और हाथी परियोजना 1992 में। ये भी महत्वपूर्ण है, हाथी परियोजना 1992 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत में कुल जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या है 18। और जो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो उत्तराखंड में स्थित है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित किया जाता है? फ्लोरा को, फना को, ये तथा भी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित, फ्लोरा माने होता है पौधों का संरक्षण और फना माने होता है जंतुओं का संरक्षण। तो चूंकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क में दोनों का संरक्षण किया जाता है, पौधों का भी और जंतुओं का भी, अर्थात फ्लोरा फना दोनों का संरक्षण, तो जो उसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए तथा बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक कौन है? तो SO2, O3, पेन या H2SO4। तो दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक कहलाते हैं जो स्रोत से सीधे वायुमंडल में चले जाएं। जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं में जो भी गैसें होंगी वो निकलेंगी, वातावरण में चली जाएंगी, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत। जो सल्फर डाइऑक्साइड है प्राथमिक प्रदूषक, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बना लेती है तो ये द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आती है। वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक अन्य गैसों के साथ या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके जो यौगिक बना लेती हैं वो द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। तो जो SO2 है ये प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि O3 ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक है। मतलब ये O2 और ऑक्सीजन के योग से बनती है, इसलिए ये द्वितीयक प्रदूषक में आएगी। सभी वायु प्रदूषक हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो SO3 है वो जल से क्रिया करके H2SO4 बनाती है, अतः ये भी द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आती है। पेन का पूरा नाम पूछा जाता है, जो नाइट्रोजन से बनता है प्रदूषक, इसको परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है। इसका पेन का पूरा नाम जो कि एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक प्रदूषक में वो केवल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जल में कार्बनिक पदार्थों के मिलाने से क्या होगा? BOD प्रभावित रहेगी, BOD में वृद्धि होगी, BOD में कमी होगी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों BOD का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जैव ऑक्सीजन मांग। तो BOD जब कार्बनिक पदार्थ जल में मिलेंगे तो BOD की मात्रा में वृद्धि होगी, और जब BOD की मात्रा बढ़ेगी तो उस जल में ऑक्सीजन की कमी होगी, O2 की कमी होगी, और O2 की कमी होने के कारण ही जो जल है वो प्रदूषित होता है। तो इसमें क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ माना जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा पदार्थों का अपघटन किया जाता है तो उसकी BOD में वृद्धि होती है। शुद्ध जल का जो BOD है वो 1 ppm से भी कम होता है। तो ये पीने योग्य पानी है, शुद्ध जल है, 1 ppm से कम, तो आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। तो दोस्तों जब जल में नाइट्रेट NO3 की मात्रा बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है, और उस प्रदूषित जल को पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। इस रोग में जो त्वचा है वो नीली पड़ जाती है, ब्लू पड़ जाती है, इसका नाम इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम रखा गया है। तो इससे क्या होगा? निम्न के कारण किसके कारण होगा? तो जल प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। DDT का विस्तृत रूप है। DDT एक कीटनाशक है, और कीटनाशक होने के कारण ये पौधों में
कीटों को नष्ट करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, लेकिन जब ये जल में, वायु में और मृदा में मिल जाता है तो उनको प्रदूषित करता है। अब इसका उपयोग जो है वो बंद कर दिया गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सीटेट और MP वर्ग 3 और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अवश्य शेयर करें, जिससे उनका भी लाभ हो